देखो आफरीन, हम लोग पढ़े उस दिन पढ़े थे डिफरेंस, एक मिनट, डिफरेंस विद द अमेरिकन जुडिकल सिस्टम एंड इंडिया का जुडिकल सिस्टम, इसको हम लोग कंपेरिजन किए थे। आज हम लोगों को पढ़ना है कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मैं बोल रही हूँ ना, हेलो, मैं बोल रही हूँ कि आज हम लोगों को पढ़ना है। हाँ ठीक है ठीक है। कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड जुडिकल रिव्यू इन इंडिया एंड यूएसए, ये वाला टॉपिक को कवर करना आज। देखो जुडिकल रिव्यू का मतलब क्या है, मैं उस दिन बता दी थी। जुडिकल रिव्यू रेफर टू द पावर ऑफ द जुडिशरी टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई लॉ लाती है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई लॉ लाती है, उन्होंने क्या किया, यानी कुछ लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट का मतलब है कि कोई कानून को बनाया गया है, किसी कानून को इनैक्ट किया गया, ठीक है ना। सेंट्रल या स्टेट अगर कोई कानून लाती है तो जुडिशरी को ये पावर दिया गया है कि वो से जुडिशियल रिव्यू करे, फिर से चेक करे ये जो लॉ बना है ये ठीक है कि नहीं। अगर इफ ऑन एग्जामिनेशन, अगर एग्जामिनेशन किया गया, ठीक है, मान लो कि लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव दोनों ने मिलकर एक लॉ बनाया, ठीक है, इसको क्या किया गया, जुडिशरी इसको चेक करेगी। जुडिशरी जिसे चेक करे उसको हम लोग बोलेंगे जुडिशियल रिव्यू। देखो, इफ ऑन एग्जामिनेशन द जुडिशरी फाइंड्स देम वायलेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशरी चेक किया इस लॉ को, चेक किया तो क्या पता चला कि ये जो लॉ है ना, ये क्या करी, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रही है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रही है। जुडिशरी बोल देगी, पता है क्या, ये जो लॉ है ना, इसको बोलेगी, जुडिशरी अनाउंसमेंट करेगी, बोलेगी ये जो लॉ है ना ये अल्ट्रा वायलेट है, अल्ट्रा वायरस, सॉरी अल्ट्रा वायलेट नहीं, अल्ट्रा वायरस, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि इट डिक्लेयर देम इलीगल, बोलेगा कि ये कानून जो है ना ये इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इनवैलिड है, नल है, अनवॉइड है। अगर कोई लॉ को सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट लाती है तो कोई भी लॉ लाने के लिए क्या प्रोसेस है कि लेजिस्लेटिव में बनता है, एग्जीक्यूटिव उसको इन्फोर्स करती है ना, इस तरह से बनता है। तो कानून बनने के बाद, लॉ बनने के बाद जुडिशरी उसको रिव्यू करेगी, चेक करेगी, एग्जामिन करेगी, ठीक है। जब वो एग्जामिन और चेक किया उसको पता चला कि हाँ ये कॉन्स्टिट्यूशन को वॉलेट कर रही है, तो बोल देगी कि अल्ट्रा वायरस। इसका मतलब क्या होगा, अल्ट्रा वायरस का मतलब ये जो लॉ है ना ये इलीगल है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये इनवैलिड लॉ है, ये नल एंड वॉइड लॉ है, ये बोल दी, ठीक है। दो द फ्रेज जुडिशियल रिव्यू has now here been used in the constitutions. The provision of the several article explicitly confer the power of the Supreme Court and High Court. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये पावर दिया गया है कि वो जुडिशियल रिव्यू करे, ठीक है। लेकिन कौन कौन सा आर्टिकल के अकॉर्डिंग दिया गया है कि वो लोग जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, तो आ जाओ देख लो। आर्टिकल 13 PY की क्वेश्चन है, नेट का पूछा गया। बहुत सारा आर्टिकल था, 22, 21, 20 एंड 13, बोला कि इसमें से कौन सा आर्टिकल जुडिशियल रिव्यू का है, आर्टिकल 13, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 131 से भी जुडिशियल रिव्यू चेक किया जा सकता है। बहुत सारा आर्टिकल है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 32 मैं उस दिन पढ़ाई थी, किसी का फंडामेंटल राइट वॉल्यूशन हो रहा है, आर्टिकल 32 को यूज करके सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। आर्टिकल 226 हाई कोर्ट का आर्टिकल है ना, अगर किसी को हाई कोर्ट में जाना है रिट्स पिटीशन के लिए क्योंकि इसका फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन हो रहा या कॉन्स्टिट्यूशन का वॉल्यूशन हो रहा, तो आर्टिकल 226 का यूज करके हाई कोर्ट जा सकता है। तो ये क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में आया हो तो मैं बता रही हूँ कैसे आया हो। देखो ऐसे 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 दिया हुआ था और तुम्हारा
लिखा हुआ था कि कौन सा आर्टिकल जुडिशियल रिव्यू के लिए है, तो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 ये ऑप्शन में था और अदर ऑप्शन था। क्वेश्चन में पूछा गया इसमें से कौन सा जुडिशियल रिव्यू के आर्टिकल है। दो तरह का क्वेश्चन आया था, एक ऐसा था और एक ऐसा था, अलग अलग है यार। तो यहाँ तो मुझे पता है कि 13 जो है ये मेरा जुडिशियल रिव्यू है, और यहाँ भी मुझे पता है कि आर्टिकल 32 आर्टिकल 226 ये भी मेरा जुडिशियल रिव्यू का आर्टिकल है। ठीक है, तो याद कर लो। वैसे बहुत सारा, लेकिन इंपॉर्टेंट यही एग्जाम में आता है। बहुत आएगा तो तुम्हारा ये आएगा और ये आएगा और ये आएगा, ये रेयर आएगा 131, लेकिन 131 भी है, ठीक है ना। तो उसको उतना नहीं भी करोगे तो चलेगा, लेकिन ये तीन को याद करना है। आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 ये सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है, ये हाई कोर्ट को दिया गया। ये अगर फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन होगा तो उसके बाद तुम्हारा ये आर्टिकल आती है, ठीक है। मतलब इसमें लिखा हुआ है कि अगर पार्ट थ्री क्या है, फंडामेंटल राइट, अगर पार्ट 3 आपका वॉयलेशन होगा तो जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा। तो ये आर्टिकल 13 में बोला गया, तो इसलिए एक तरीके से आर्टिकल 13 क्या है तुम्हारा, जुडिशियल रिव्यू का आर्टिकल है। अभी मैं इसका फ्लो चार्ट बनाऊंगी तो समझ में आ जाएगा। चलो हम लोग ये पढ़ेंगे कि जुडिशियल रिव्यू आया कैसे। सबसे पहले जुडिशियल रिव्यू का जो डॉक्ट्रिन है वो कहाँ से आया है इंडिया में। द डॉक्ट्रिन ऑफ द जुडिशियल रिव्यू ऑरिजिनेटेड एंड डेवलप्ड इन द यूएसए। यूएसए से आया। क्वेश्चन आता कौन सा केस से आया। यूएस में एक केस हुआ था, केस का नाम है जो आर द फर्स्ट प्रोपोनेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द फेमस केस मार्बरी वर्सेस मेडिसन केस। 1803 में ये केस हुआ था। किसने लाया था, जॉन मार्शल ने। जॉन मार्शल के थ्रू एक केस आया था, ठीक ना। इस केस से ही जुडिशियल रिव्यू आया, मतलब यहाँ पे मार्बरी और मेडिसन के बीच में कोई केस को लेकर लड़ाई हो रहा था, ठीक है ना। तो जॉन मार्शल बोलते हैं ना कि ठीक है यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा। तो मार्बरी वर्सेस मेडिसन केस 1803 में हुआ था। इस केस में ही सबसे पहली बार जॉन मार्शल जो है वो जुडिशियल रिव्यू को यूज करते हैं। हो गया। इसके बाद आप इंडिया में द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ कन्फर द पावर द जुडिशियल रिव्यू। इंडिया में जुडिशियल रिव्यू का पावर दिया ही गया है ना। किसको, सुप्रीम कोर्ट को दिया गया और हाई कोर्ट के दिया गया, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट को दिया गया और हाई कोर्ट को दिया गया, ये बात समझ में आ गया। जुडिशियल रिव्यू क्या है, जुडिशियल रिव्यू किस चीज में आती है, ये हम इसके बारे में पढ़ेंगे आज। जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से इसको कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया द पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मैं अब जब लैंडमार्क जस्टिस पढ़ाऊंगी ना तो वहां बताऊंगी बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। फिर भी अभी मैं बता देती हूँ बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। बेसिक स्ट्रक्चर वो चीज है ना, मतलब ये एक डब्बा है, ठीक है। इस डब्बा के अंदर अगर कोई चीज को रख देंगे, रख के इसको नाम दे दे कि बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। मैं क्या लिख दी कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है या बेसिक फ्यूचर है, जो भी, और लिख दी। तो पार्लियामेंट इसको चेंज नहीं कर सकती, पार्लियामेंट कुछ नहीं कर सकती है। अगर मैं यहाँ पे लाके जुडिशियल रिव्यू रख दी डिब्बा के अंदर, ये डिब्बा का नाम क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक फ्यूचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इस डब्बा को पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि जो जुडिशियल रिव्यू है ना वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या, किसी पार्लियामेंट इसको चेंज नहीं कर सकती है ना। पार्लियामेंट इसको कुछ नहीं कर सकती है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये है, इट कैन नॉट बी कर्टेल या एक्सक्लूड इवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। मतलब ये तो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर डाली हुई है जुडिशियल रिव्यू। पार्लियामेंट बोली अरे भाई तो मेरे पास देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्लियामेंट कोई लॉ बना रही है, उसी को आके जुडिशरी चेक कर रहा है ना, उसी को आके जुडिशरी चेक कर रही है, ये तो गलत बात है। तो पार्लियामेंट सोची कि चलो हम इसको चेंज कर दे जुडिशरी को, क्योंकि ये मेरा काम में आड़ा दे रहा है ना, मतलब मेरे काम में आकर रुकावट डाला, ओवर राइट कर रहा, तो चलो मैं चेंज कर दूंगा। लेकिन ये करेगा चेंज क्यों, क्योंकि ये किसके अंदर डाला हुआ है, ये बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर डाला हुआ, बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक फ्यूचर। एग्जाम में क्वेश्चन आया कि जुडिशियल रिव्यू क्या बेसिक स्ट्रक्चर है, बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर है। क्यों, बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर जो भी चीज डाला हुआ है ना उसको हम लोग अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं, ना कातिल कर सकते हैं ना एक्सक्लूड कर सकते हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके चेंज नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का मतलब क्या, चेंज करना। तो जबकि जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर में डाला हुआ है तो हम इसको कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आ जाओ, अगर इफ ए लॉ या एग्जीक्यूटिव एक्शन फाउंड टू बी, अभी मैं ऊपर भी बढ़ाई हूँ कि अगर कोई भी कानून या कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेशन कर रहा है तो जुडिशरी डिक्लेयर कर सकती है कि आपका जो एक्शन है या जो आपका लॉ है वो इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इनवैलिड है। इसी को जुडिशियल रिव्यू बोला जाता है।
लेकिन जुडिकल रिव्यू किसके अंदर डाला हुआ है? बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर डाला हुआ है कि अगर पार्लियामेंट चाहेगा तो इसको छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। तो वो देखेगा कि अरे बाप रे, ये तो मेरा, ये हम लोगों को नुकसान पहुंचा रहा, हम लोगों का कोई भी लॉ है उसको आके रोक दे रहा है ना। अच्छा, एक पेज को डबल डबल आ गया, सॉरी ये पेज डबल डबल आ गया। वही पेज, सेम ही पेज है लेकिन इसको डबल आ गया। आप यहाँ पे आ जाओ। बोला कि क्लासिफिकेशन ऑफ द जुडिकल रिव्यू, क्लासिफिकेशन क्या गया? जुडिकल रिव्यू को 3 पार्ट में बांटा गया। इसको किसने बांटा? जस्टिस सैयद शाह मोहम्मद कादरी ने। जस्टिस सैयद शाह मोहम्मद कादरी ने इंडिया में बोला 3 तरह का कैटेगरी होगा जहां पे हम जुडिकल रिव्यू को यूज कर सकते हैं। जुडिकल रिव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होगा, हम कोई भी केस में जुडिकल रिव्यू नहीं यूज कर सकते हैं, ये बोला गया। ठीक है, बोला क्या कि आप 3 कैटेगरी में ही जुडिकल रिव्यू को यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि जुडिकल रिव्यू आप कब यूज करेंगे? जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट होगा। जैसे एनआरसी आया था, एनआरसी क्या था? तुम्हारा एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल था, तो उसमें हम जुडिकल रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है ना। जुडिकल रिव्यू ऑफ द लेजिस्लेशन ऑफ द पार्लियामेंट, द स्टेट लेजिस्लेशन एंड सबऑर्डिनेट लेजिस्लेचर, मतलब है कि पार्लियामेंट ने, स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई कानून बनाता है, ठीक है, तो उसको जुडिकल रिव्यू करेगा। बोला कि जुडिकल रिव्यू को 3 कैटेगरी में बांटा गया। पहला कैटेगरी में बोला कि जुडिकल रिव्यू क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होगा, जैसे एनआरसी हुआ, तो एनआरसी पे जुडिकल रिव्यू किया जा सकता है। जुडिकल रिव्यू जो है कैसे होगा? जब पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर या सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेचर अगर कोई लॉ बनाती है ना, किसी भी तरह का, तो वो उसको क्या करेगा? जुडिकल रिव्यू किया जाएगा। जुडिकल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, वही फिर बात बोला जा रहा है कि जुडिकल रिव्यू क्या है कि अगर यूनियन या स्टेट, है ना, कोई एक्शन ले रही है, कोई काम कर रही है, तो उस पर जुडिकल रिव्यू किया जा सकता है। ठीक है, पार्लियामेंट कोई लॉ बना रही है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई एक्शन ले रही है, कोई अथॉरिटीज को यूज कर रही है, तो उसको आके जुडिकल रिव्यू किया जा सकता है। अच्छा, इंडिया में जुडिकल रिव्यू कब कब यूज किया गया है? वैसे तो बहुत सारे केस में यूज किया गया है, लेकिन कुछ कुछ फेमस केस है जहां पे हम लोग देखेंगे जुडिकल रिव्यू यूज किया गया। ठीक है, गोलकनाथ केस 1967, तो वो लैंडमार्क जस्टिस में मैं पढ़ाऊंगी। ठीक है, इस केस में जुडिकल रिव्यू यूज किया गया। मैं बता रही हूँ कैसे। क्या हुआ कि तुम्हारा एक एक लैंड रिफॉर्म आया था, गवर्नमेंट ने लाया था, गवर्नमेंट ने एक एक्ट लाया था लैंड रिफॉर्म। देखो, गवर्नमेंट ला रहा, पार्लियामेंट लाया, ठीक है ना, लैंड रिफॉर्म एक्ट। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो पहले जमींदार हुआ करते थे, पता है ना, पहले पहले तुम्हारा जमींदार हुआ करते, तो जमींदार लोग पास जो जमीन हुआ करती, तो बहुत ज्यादा 500 एकड़, इतना इतना जमीन हुआ करती थी। ठीक है, लेकिन लैंड रिफॉर्म एक्ट के अकॉर्डिंग बोला गया कि जितने भी लोगों के पास, है ना, अगर 5 एकड़ जमीन है ना, 30 एकड़ से ज्यादा जमीन है, तो सारा जमीन गवर्नमेंट ले लेगी। ठीक है, और उसको सिर्फ 30 एकड़ जमीन दे देगी। ये बोला गया लैंड रिफॉर्म एक्ट में, बोला गया कि अगर अगर कोई भी जमींदार के पास 30 30 30 एकड़ से ज्यादा जमीन अगर पाई गई, तो वो गवर्नमेंट की हो जाएगी। तो ये क्या हुआ कि गोलकनाथ केस में तुम्हारा, गोलकनाथ केस में क्या हुआ था, यहाँ पे 2 भाई थे, दोनों के पास 500 एकड़ जमीन था, और ये पंजाब के रहने वाले थे। पंजाब गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने स्टेट में ये वाला लॉ लाया, लैंड रिफॉर्म एक्ट। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जिसके पास भी 500 एकड़ जमीन होगी, वो गवर्नमेंट का हो जाएगा, और दोनों भाई को 30 एकड़ करके जमीन दे दिया गया। ठीक है, तो ये कौन लाया था? ये लैंड रिफॉर्म तो पार्लियामेंट ने लाया था। अब इसी लॉ को लेकर ये दोनों भाई गोलकनाथ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। सर, मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल, मेरा मेरा फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है। उस टाइम तुम्हारा राइट टू प्रॉपर्टी जो है ना, वो एक राइट टू प्रॉपर्टी तुम्हारा ये था, क्या नाम है, फंडामेंटल राइट था। ठीक है ना, फंडामेंटल राइट था, तो फंडामेंटल राइट तुम्हारा वायलेशन हो रहा, तो ये लोग दोनों भाई गए कि सुप्रीम कोर्ट में कि सर देखिए, मेरा फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी तो मेरा फंडामेंटल राइट है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने लैंड रिफॉर्म को चेक किया था, जुडिकल रिव्यू किया था। तो यहाँ पर भी तुम्हारा जुडिकल रिव्यू यूज किया गया था, जब इंदिरा गांधी ने क्या किया था, 14 बैंक को क्या किया था, नेशनलाइज कर दिया था। नेशनलाइज का मतलब क्या, मतलब ये बैंक तो प्राइवेटाइजेशन था, ठीक है ना, कोई पब्लिक का था, लेकिन इंदिरा गांधी ने क्या किया, उस बैंक को 1920s में 14 बैंक को नेशनलाइज कर दिया गया।
ये आज से ये बैंक जो किसका होगा, गवर्नमेंट का होगा, ठीक है। तो इस बैंक पे भी तुम्हारा जिसका बैंक था वो गए सुप्रीम कोर्ट के पास, बोला गया कि सर देखिए मेरा फंडामेंटल राइट का वॉलेशन हो रहा। तो यहाँ पर भी जुडिशरी बोली कि अच्छा रुकिए, हाँ हम चेक करते हैं लॉ, लॉ ठीक है कि नहीं, मैं चेक करता हूँ। उसके बाद प्राइवी पर्सेस एबुलेशन केस, ये क्या मैं बता रही हूँ, यहाँ पे क्या हुआ तुम्हारा कि कहानी समझ नहीं आई है कि दो भाई था, दोनों भाई का जमीन ले लिया गया था, तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट गया था, ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू हुआ। यहाँ पे 14 बैंक को नेशनलाइज कर दिया गया था, तो वो लोग गए कि मेरा बैंक को नेशनलाइज कर दिया गया है। यहाँ पे कहानी क्या है कि पहले जमाना में जब इंडिया आजाद नहीं हुई थी, तो यहाँ पे इंडिया में कौन रहता था, नवाब, है ना, नवाब लोग, नवाब की फैमिली लोग। तो बोला गया कि जब इंडिया इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाएगी, तो जितने भी नवाब है, ये जो राजा लोग थे, उनकी फैमिली को सरकारी खजाना में से तुम्हारा पैसा दिया जाएगा, ठीक है ना, मतलब उसको क्या बोला जाता है, पेंशन दिया जाएगा, हाँ पेंशन दिया जाएगा, दिया जाता था, ठीक है। और जिसको जो दिया जाता था ना उसको बोला जाता था प्राइबी प्राइबी पर्सेस, ठीक है। जब तुम्हारा इंडिया आजाद हुई, तो आजादी के बाद बोला गया कि जितनी भी फैमिली नवाब नवाब फैमिली से बिलोंग करते हैं या राजा के फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उनको दिया जाएगा पेंशन, सरकारी खजाने से पैसा दिया जाएगा, जिसका नाम था प्राइवी पर्सेस, ये ना, इसका नाम था प्राइवी पर्सेस। इसके अकॉर्डिंग उन लोगों को पैसा मिलता था, नवाब या राजा के घर से जो बिलोंग करते थे उन सारे लोगों को, ठीक है। इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बनी, तो 1971 में उन्होंने बोला कि खत्म कर दो ये प्राइवी पर्सेस एबोलिशन ऑफ केस को, खत्म करो, अब ये नहीं चलेगा। तब वो लोग जो थे, वो लोग सुप्रीम कोर्ट के पास गए थे कि मेरा मेरा जो है वॉयलेशन हो रहा है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन हो रहा है। तो यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू की थी। केशवानंदा भारती केस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ही तुम्हारा बेसिक स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस किया गया था। ये जब मैं लैंडमार्क जस्टिस पढ़ाऊंगी ना, तो ये सब पूरा जुड़ा हुआ है, जैसे गोलकनाथ वाला यहाँ पे जुड़ा हुआ है, गोलकनाथ वाला, और एक शंकरी प्रसाद है, और यहाँ पे केशवानंदी भारती केस है। ये तीनों केस जो है ना, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है। मैं समझाती हूँ क्या है यहाँ पर। क्या हुआ कि गोलकनाथ केस में जब सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू करती है ना, यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, एक सेकंड रुक, मैं एक चीज दिखा रही हूँ। ठीक है, समझना, ये जो तीन तीन केस है ना, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ठीक है। कहाँ गया मेरा कर्सर, मैं यहाँ पे एक बार अच्छा से बता देती हूँ तुमको, स्टोरी बहुत अच्छे से समझाना पड़ेगा। देखो, गोलकनाथ केस, गोलकनाथ केस, ठीक है ना, ये केस का डेट याद रखो, 1967 के केस, ठीक है। गोलकनाथ केस में बोला गया कि सर देखिए मेरा ना फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट बोला कि रुक जाओ, मैं जुडिशियल रिव्यू करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू किया, तो क्या बोला कि जो, क्योंकि पार्लियामेंट ने लैंड रिफॉर्म किसने लाया था, लैंड रिफॉर्म ये पार्लियामेंट ने लाया था, है ना, पार्लियामेंट ने लाया था। तो यहाँ पे पार्लियामेंट ने क्या किया, सॉरी, यहाँ ने जुडिशरी ने क्या, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या तुम्हारा जजमेंट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट, देखो क्या बोल रहे, ये क्वेश्चन एग्जाम में ना पूछा जाता है पूरा, पहले मुझे इसको इरेज करने तो उसके बाद में बता रही हूँ। इस केस में पार्लियामेंट क्या बोला, ये तीनों जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, इससे मैं बता रही हूँ। पार्लियामेंट, ठीक ना, कुड कुड नॉट curtail curtail any of the fundamental rights, ठीक है, in the constitution, या पार्लियामेंट कैन नॉट चेंज फंडामेंटल राइट्स,
या आप ऐसे भी बोल सकती हो। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट जब चेक किया जो गोलकनाथ केस में लैंड रिफॉर्म एक्ट को, तो इन्होंने बोला कि जो लैंड रिफॉर्म एक्ट है ना, जो पार्लियामेंट ने लाई है ना, वो फंडामेंटल राइट को वायलेशन कर रही है। तो भाई पार्लियामेंट को सुनो, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट कैन नॉट कर्टेल, या कुड नॉट भी बोल सकती, जो भी बोलो, पार्लियामेंट कुड नॉट कर्टेल ऑफ द पार्लियामेंट कुड नॉट कर्टेल एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट। पार्लियामेंट कैन नॉट चेंज एनी फंडामेंटल राइट। पार्लियामेंट किसी भी तरह का फंडामेंटल राइट को चेंज नहीं कर सकती है, जो कि पार्लियामेंट यहाँ पे चेंज कर रही है लैंड रिफॉर्म के थ्रू। ठीक है, तो आपने जो कानून लाया ना वो इलीगल है, इन्होंने बोला। ठीक है ना। गोलकनाथ केस में क्या बोला था, इसको मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ कि पार्लियामेंट कैन नॉट चेंज फंडामेंटल राइट्स। जब जुडिशियल रिव्यू किया तो क्या बोला, जब जुडिशियल रिव्यू किया, देखो जुडिशियल रिव्यू, ठीक ना, मैं पूरा नहीं लिखी, तो क्या बोला, पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड या चेंज, कुछ भी बोलो, अमेंड या चेंज, पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड इन फंडामेंटल राइट इन एनी फंडामेंटल राइट, ये कुछ भी, मतलब पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को चेंज नहीं कर सकती। ये किसने ऑर्डर दिया, ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, कहाँ, गोलकनाथ केस में। ठीक है, उसके बाद आया तुम्हारा शंकरी प्रसाद केस। ठीक है, शंकरी प्रसाद केस, शंकरी प्रसाद केस में तुम्हारा बोला गया कि पार्लियामेंट कर सकती, पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकती, पार्लियामेंट कैन अमेंडमेंट इन फंडामेंटल राइट, पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकते हैं। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने अलग ऑर्डर दिया। ठीक है, शंकरी प्रसाद केस में। उसके बाद आया केशवानंदा भारती केस। ठीक ना, केशवानंदा भारती केस में भी तुम्हारा क्या हुआ था, केशवानंदा भारती केस जो है ना, ये केरला का केस, यहाँ पे क्या हुआ था कि एक मठ था, मठ, मठ मतलब एक तुम्हारा क्या बोला था, आश्रम, बहुत बड़ा आश्रम था। ठीक है, तो यहाँ पे केशवानंदा केशवानंदा भारती जो थे ना, यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, वहां के वो हेड थे। तो जैसे लैंड रिफॉर्म एक्ट के अकॉर्डिंग जिसके पास ज्यादा जमीन है उस जमीन को गवर्नमेंट ले लेगी। मैं बोली थी ना कि लैंड रिफॉर्म एक्ट में क्या बोलता है कि अगर जिसके पास जमीन ज्यादा है तो उसे गवर्नमेंट ले लेगी, है ना। तो जो केरला में जो ये मठ था ना, केशवानंदा भारती, तो वो मठ बहुत बड़ा मठ था, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत सा एकड़, कई सौ एकड़ पे वो मठ था। ठीक है, तो गवर्नमेंट बोली कि वो जो है ना वो गवर्नमेंट का हो जाएगा, आप सिर्फ 30 एकड़ लेंगे। तो इसलिए केशवानंदा भारती जो है ना सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, बोलते हैं कि मेरा फंडामेंटल राइट का वॉलेशन हो रहा। क्या बोला गया था, ये मठ है और मठ में क्या किया जा रहा है, रिलीजियस को प्रोपोगेट किया जा रहा है, रिलीजियस से अफेयर मेरा काम हो रहा है। जबकि मेरा आर्टिकल में लिखा गया था कि आप अपने रिलीजियस से रिलेटेड कुछ भी काम कर सकते हैं, तो मेरा तो फंडामेंटल राइट का वॉलेशन है, केशवानंदा भारती केस बोल रहे हैं। ठीक ना, तो केशवानंदा भारती केस में भी जुडिशियल रिव्यू का यूज किया गया था। ठीक ना, यहाँ पे बोला किया, यहाँ पे तुम्हारा बेसिक स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस किया गया, बेसिक स्ट्रक्चर। अब एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि बेसिक स्ट्रक्चर कौन सा केस में आया है, तो केशवानंदा भारती केस। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर में आया तुम्हारा क्या, ये केशवानंदा भारती केस में आया बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है ना, बेसिक स्ट्रक्चर, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि पार्लियामेंट चेंज कर सकती है, कुछ भी केस को चेंज कर सकती है, सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर जो चीज रखा हुआ है ना उसको पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकती है। ठीक है, तो इस तरह जुडिशियल रिव्यू चेक हुआ। फिर मिनरवा मिल केस 1980 का है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हुआ कि मिनरवा मिल जो है ना वो एक, मिनरवा मिल जो है ना वो एक पब्लिक के था, मतलब एक पर्सन है, उन्हीं का था मिनरवा मिल। तो गवर्नमेंट ने ये इल्जाम लगाया कि जो मिनरवा मिल है ना इससे लोगों को बहुत नुकसान हुआ। ठीक है, इससे इससे इसका ये जो मिल है ना इसका दिवालिया निकल गया है। तो अब इस मिल को गवर्नमेंट ले लेगी। और गवर्नमेंट ने क्या किया था, मिनरवा मिल को नेशनलाइज कर दिया था, मतलब गवर्नमेंट ने अपने अंदर ले लिया था। तो इसलिए जो मिनरवा मिल के मालिक थे वो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और बोलते हैं कि मेरा फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन हो रहा। तो सुप्रीम कोर्ट आके यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू करती है। तो इस तरह से बोला गया कि ये जो तुम्हारा गोलकनाथ, नेशनलाइज बैंक केस, प्रिवी प्रोसेस, केशवानंदा भारती केस, मिनरवा मिल, इन सब सारे केसों में जुडिशियल रिव्यू का यूज किया गया है। अब तुमको यहाँ पे क्या याद करना है कि मैं रेड में लिखी हूँ, इसका यहाँ पे तुमको डेट याद करना है। केशवानंदा भारती केस कब का है तुम्हारा, 1967 में। बैंक को नेशनलाइज कब किया गया था, 1970s में। ठीक है ना। अच्छा, प्राइवेट परचेस एबोलिशन कब है, कब हुआ था तुम्हारा, 1971 में। और यहाँ पर भी जुडिशियल रिव्यू को चेक किया गया था। केशवानंदा भारती केस का डेट क्या है, 1973। मिनरवा मिल केस का डेट क्या है, 1980। ठीक है, बस ये सब याद रख लेना। खत्म हो गया तुम्हारा जुडिशियल रिव्यू। होने अभी है तुम्हें। अच्छा, निंजा पिंजा मत पढ़ो, अगर निंजा ये सब छोड़ो।
ये मैं नेट के लिए पढ़ाती हूँ, नेट में आया भी था ये क्वेश्चन, इसमें भी जुडिशियल रिव्यू किया गया था, वही क्वेश्चन है। इसको हटा दो, मैं यहाँ बता दूँ जुडिशियल रिव्यू का पर्पस क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये क्या करी, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को बना के रख रही है, टू अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ द सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशियल रिव्यू क्या कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में क्या है, इंडिया में तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सुपरमेसी है, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा कोई भी नहीं है, तो ये जुडिशियल रिव्यू बना के रख रही है। जुडिशियल रिव्यू क्या कर रही है, सेंटर और स्टेट के बीच में इक्विलिब्रियम को मेंटेन करके रख रही है। जुडिशियल रिव्यू सिटीजन के फंडामेंटल राइट को जो है ना वो प्रोटेक्ट करके रख रही है, ये सब काम है जुडिशियल रिव्यू का। वही वाला बात आ गया तुम्हारा, अगर फंडामेंटल राइट इनफ्रिंजमेंट हो रहा, मतलब फंडामेंटल राइट कर्टेल हो रहा, तो तुम जुडिशियल रिव्यू को यूज कर सकती हो, ठीक है ना। इफ ऑड्स आर द कॉम्पिटेंस ऑफ द अथॉरिटी, या ये सब छोड़ दो। मैं तुमको कल पढ़ाई थी कि इंडिया में जब जुडिशियल रिव्यू चेक होता है तो कौन क्या यूज किया जाता है इंडिया में जुडिशियल रिव्यू, जब इंडिया में जुडिशियल रिव्यू चेक करेंगे तो कौन सा क्या यूज करेंगे, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। हाँ, और जबकि अमेरिका में जुडिशियल रिव्यू चेक किया जाता है ना तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किया जाता है, ठीक है। मैं एक बार तुमसे पूछूंगी कुछ कुछ बात, उसके बाद तुम मुझे बताना, मैं फिर दूसरा टॉपिक स्टार्ट करूँ। तो मुझे बताओ कि जुडिशियल रिव्यू का आर्टिकल कौन कौन सा है। हाँ, 13 बोलो। हाँ, आर्टिकल 32 एंड 226, ठीक है। ये जो तुम्हारा है सुप्रीम कोर्ट को, और ये तुम्हारा हाई कोर्ट का, ठीक है, हो गया। अच्छा, जुडिशियल रिव्यू आया कौन से कंट्री से, ये बताओ। केस का नाम बताओ, कौन सा केस से आया। हाँ हाँ बिल्कुल, मारवरी, मारवरी वर्सेस मेडिसन केस। हाँ मेडिसन। अच्छा, लाया किसने था, केस का तो नाम हमने पढ़ लिया, लाया किसने था, जॉन मार्शल, जॉन मार्शल ने लाया। ये हो गया, ओके। ये तुम्हारा एक हो गया फ्लो चार्ट, ये अच्छा ठीक है। हाँ देखो, अ, कोई कुछ केस का नाम बता सकती हो, कुछ केस का नाम याद है। हाँ, गोलकनाथ केस। हाँ, गोलकनाथ केस का डेट याद है, 1967, ठीक है। बैंक को नेशनलाइज किया गया था, बैंक को नेशनलाइज किया गया था, तो यहाँ पर भी जुडिशियल रिव्यू यूज किया गया था 1970s में। तुम ऐसे ही पूछ सकते, ठीक है ना। उसके बाद तुम्हारा प्रीव्यू प्रोसेस को खत्म किया गया था, उसके बाद केशवानंद भारती केस, मिनरवा मिल केस, ठीक है ना। अब मुझे बताओ एक चीज यहाँ पे, रुक जाओ एक मिनट, मुझे ये बताओ कि जैसे इंडिया में भी जुडिशियल रिव्यू है और यूएस में भी है, तो इंडिया में जब हम जुडिशियल रिव्यू यूज करेंगे तो कौन सा मेथड यूज करेंगे। हाँ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, बिल्कुल, रुक जाओ मैं लिख देती, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। जबकि अमेरिका में हम लोग यूज करेंगे तो क्या करेंगे, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यूज करेंगे, है ना, ड्यू प्रोसेस, हाँ प्रोसेस ऑफ लॉ। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है कि अगर
लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कोई कानून बना रही है, उस कानून से फंडामेंटल राइट या कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो रहा है, तब जुडिशरी आकर उसको एग्जामिन करती है, और अगर वो पाया गया कि हाँ वो कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रही है, तो जुडिशरी उसको अल्ट्रा वायलेट, इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इनवैलिड बोल सकती है। बस इतना ही जुडिशियल रिव्यू, और कुछ नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, ये वाला मैं तुमको एक बार आगे, ये वाला ना तुम चार्ट एक बार पढ़ लो। तो कम से कम ये 3 घंटे के तो तुमको पढ़ना ही पड़ेगा चार्ट, क्योंकि तुम लोगों का कंपेरिजन दिया हुआ है, ठीक है ना। चाइना का भी मुझे तुमको पढ़ाना है। देखो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। यूएस में कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, ठीक है। ये वाला चार्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, इंडिया में रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, और यूएस में रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन यूके में अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। देख लो, ये 3 कंट्री का हम लोग कंपेरिजन करके पढ़ेंगे। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, रिटेन है। यूएस में कैसा है, रिटेन है। जबकि यूके में क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशन है, अनकॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया जा सकता है इजीली। चलो मैं एक स्टोरी बताती हूँ। आज हम लोग इंडिया ने क्या किया, कुछ फ्यूचर जो है, कुछ फीचर कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो बोरो किया गया, या तो यूएस, या तो यूके, या तो अदर कंट्रीज है, ठीक है। तो यूएस में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को अगर तुमको चेंज करना होगा तो बहुत रिजिड है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, तुम जल्दी नहीं चेंज कर सकती हो, चेंज करने का बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। तो यूएस में कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने का मेथड क्या है, रिजिड। और यूके में क्या है, यूके में तुमको कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना होगा तो फ्लैक्सिबल है, फौरन कर सकती हो, बिल्कुल फ्लैक्सिबल है। इंडिया में क्या है, इंडिया में दोनों है, इंडिया में फ्लैक्सिबिलिटी भी है और रिजिड भी है। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में ऐसे हैं जो चेंज नहीं हो सकते, और इंडिया में कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे हैं जो कि फौरन चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो इंडिया में फ्लैक्सिबिलिटी भी है और इंडिया में रिजिड भी है, ठीक है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्लैक्सिबल भी है और रिजिड भी है, जबकि यूएस का सिर्फ रिजिड है, क्योंकि यूएस में 50 कंट्रीज है, 50 स्टेट है, 50 स्टेट से पूरा प्रोसेस वगैरह बहुत लॉन्ग प्रोसेस से जाके तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करना होगा, चेंज करना होगा, और जबकि तुम्हारा यूके में फौरन हो जाता है। अब आ जाओ एक चीज और, ये चार्ट रखना है तुमको, ठीक है। उसके बाद इंडिया में फेडरलिज्म कैसा है, इंडिया में क्वाजी फेडरल है, क्वाजी फेडरल बोल सकती हो उसको, सेमी फेडरल बोल सकती हो, ठीक है ना। मैं फेडरलिज्म पढ़ाई थी, 12 टॉपिक पढ़ाई हूँ मैं, ठीक है। क्वाजी फेडरल, सेमी फेडरल, एसिमेट्रिक, ये सब बोल सकते हैं। जबकि यूएस में फेडरलिज्म कैसा, प्योर प्योर। क्यों, तो यहाँ पे मैं क्या बोली कि यूएस में जो है ना 50 स्टेट है, 50 स्टेट का अलग अलग कानून है, मतलब हर एक स्टेट का अपना अलग कानून, जैसे अर्जेंटीना हो गया, ठीक है। तो अर्जेंटीना का खुद का कानून है, जैसे यहाँ पे स्टेट को उतना पावर नहीं दिया गया, इंडिया में थोड़ा बहुत पावर है, कुछ चीजों में पावर दिया गया, लेकिन यूएस का जो स्टेट है ना, उसको पूरा पावर सेंटर के बराबर। तो इस वजह से फेडरलिज्म किसको बोलते हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2 ग्रुप में, उसी को बोलते हैं हम लोग फेडरलिज्म। तो यूएस में हम लोग कैसे पावर को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, पूरा बराबर बराबर। अगर 50% पावर सेंटर को दिए गए हैं, तो 50% स्टेट को दिए गए हैं। तो यूएस में फेडरलिज्म कैसा, प्योर फेडरलिज्म है, ठीक है ना, प्योर फेडरलिज्म है, ठीक है। इंडिया में क्या, सेमी फेडरलिज्म। क्यों, क्योंकि यूएस में, इंडिया में क्या है, नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी, अगर तुम कंपेरिजन करोगी तो नरेंद्र मोदी को ज्यादा पावर दिया गया है, वो सेंट्रल है, और ममता बनर्जी जो कि स्टेट गवर्नमेंट है, तो उसको ज्यादा पावर नहीं दिया गया, वो इसको 30% पावर दिया गया है, और इसको 70% पावर दिया गया। तो इस वजह से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग फेडरलिज्म बोलते हैं। बोले यहाँ पे जो फेडरलिज्म है ना, क्वाजी फेडरलिज्म है, पूरा पूरा नहीं है, थोड़ा बहुत फेडरलिज्म है, क्योंकि ये लोग स्टेट को ज्यादा पावर नहीं दे रहे, थोड़ा बहुत पावर दे रहे हैं। जबकि यूके में कोई फेडरलिज्म है, यहाँ पे यूनिटरी, सेंट्रली हेड है, बस एक ही हेड होगा, सिंगल हेड, सेंट्रल हेड होगा, बस जो होगा सेंटर होगा, जो होगा सेंटर, एक सिंगल अथॉरिटी। अच्छा आ जाओ, ये चार्ट तुमको याद करना है, ठीक है। उसके बाद तुमसे अगर पूछे जाए कि इंडिया में कैसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्यों भाई, क्योंकि हेड ऑफ द, यहाँ पे हेड ऑफ द कौन है, प्राइम मिनिस्टर है।
जबकि यूएस में हेड ऑफ द कौन होता है, हेड कौन होता है, यूएस में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि तुम देखती होगी वहां जैसे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का चुनाव होता है, पीएम बनता है, उसी तरह यूएस में प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। जैसे अभी तुम्हारा डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने, है ना, तो वहां पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, और इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है तुम्हारा यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है हेड, और यहाँ पे प्रेसिडेंट हेड होता है। तो इसलिए यूएस में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और तुम्हारा इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब आ जाओ यूके में क्या है, यूके में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। क्यों? क्योंकि यूके में तो तुम्हारे एक प्राइम मिनिस्टर तो होंगे, साथ में कोई प्रिंस होगा या प्रिंसेस होगी, ठीक है ना, क्वीन जिसको बोलते हैं। अभी तुम्हारा क्वीन, अभी प्रिंस है, क्वीन तो डेट कर गई ना, क्वीन डेट कर गई। अभी वहां का प्रेसिडेंट का अभी वहां पे प्रिंस है, प्रिंस, हाँ प्रिंस है। प्रिंस जो है ना वो बिल्कुल इंडिया के प्रेसिडेंट जैसा काम करता है। जैसे इंडिया में कैसे पीएम और प्रेसिडेंट मिलकर काम करते हैं, उसी तरह और यूके में प्राइम मिनिस्टर और प्रिंस साथ मिलकर काम करते हैं। तो यूके में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। तुम देख रही हो मोनार्की का मतलब क्या होता है, राजा वाला सिस्टम है ना, कि राजा बैठा, राजा के बाद उसका बेटा बैठा, फिर उसका बेटा बैठा, ऐसा वाला सिस्टम होता है। तो इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है भाई। मोनार्की का मतलब होता है जहाँ पे राजा सिस्टम, बादशाहियत सिस्टम। तो यूके में अभी भी चल रहा है तुम्हारा मोनार्की सिस्टम। जैसे तुम देखियो जब क्वीन डेट की तो क्वीन का हस्बैंड बना शायद प्रिंस, उसका प्रिंस बना है ना, प्रिंस, यूके का प्रिंस बना प्रेसिडेंट, मतलब वो नाम होता है प्रिंस। तो वहां पे जो गवर्नमेंट सिस्टम चलाता है वो प्राइम मिनिस्टर और प्रिंस मिलकर चला रहा है। इंडिया में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर है, और यूके में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है ना, ऐसे याद रखना। अच्छे, एक क्वेश्चन अभी और मैं पढ़ाऊंगी कि अभी मैं इधर देख लेते उसके बाद। इंडिया में सिटीजनशिप कैसा है, सिंगल है, यूएस में डुअल है, यूके में सिंगल है। अभी हम बढ़ाएं कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बढ़कर है। यूएस में भी कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी है, लेकिन यूके में बोला कि पार्लियामेंट्री सुपरमेसी है, पार्लियामेंट्री सॉवरेन, पार्लियामेंट्री भी सबसे बड़ा है। एक बार हम फ्रांस का देख लेते कि फ्रांस के बारे में क्या क्या बोला जा रहा है। फ्रांस का जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना वो ये वाला आता है। तुम देख रही हो कहीं पर भी सेमी प्रेसिडेंट नहीं लिखा हुआ है, कहीं पर भी सेमी प्रेसिडेंट नहीं लिखा हुआ था। हम लोग पढ़े कि यहाँ पे तुम्हारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, यहाँ पे सेमी प्रेसिडेंट है। सेमी प्रेसिडेंट का मतलब क्या, यहाँ पे पीएम को आधा पावर दिया गया 50%, और तुम्हारा प्रेसिडेंट को आधा पावर दिया गया 50%। इस वजह से यहाँ पे सेमी प्रेसिडेंट है, ये वाला याद कर लेना कि फ्रांस में सेमी प्रेसिडेंट है, ठीक है। बाकी ये वाला चार्ट कंप्लीट होगी। जुडिशियल रिव्यू तो कंप्लीट हो गया। मैं सुप्रीम कोर्ट में आता, देखो सुप्रीम कोर्ट का तुम्हें सब लिखा हुआ, कॉम्पोजिशन भी लिखा हुआ। देखो सुप्रीम कोर्ट का तुमको सब पढ़ना है, इसका कॉम्पोजिशन लिखा हुआ है, फंक्शन लिखा हुआ है ना, ये सब पढ़ना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं पहला क्वेश्चन कि सुप्रीम कोर्ट जो है, द रेगुलेटिंग एक्ट of 1773 marked the beginning of the judicial reform in India। इंडिया में सबसे पहली बार जुडिशियल जो रिफॉर्म हुआ वो पहली बार कब हुआ था, तो पहली बार 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था। इसके थ्रू कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश किया गया था। इट वाज एस्टैब्लिश इन द सुप्रीम कोर्ट इन कोलकाता, कोलकाता में स्टैब्लिश किया गया था सुप्रीम कोर्ट बोल के। कौन सा रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू। अभी जो याद करना मैं उसको बताऊंगी, ठीक है। अच्छा, 1937 में फेडरल कोर्ट को स्टैब्लिश किया गया इंडिया में। फेडरल कोर्ट क्या बोल के स्टैब्लिश किया गया, फेडरल कोर्ट। 1937 में इंडिया में फेडरल कोर्ट को स्टैब्लिश किया गया। ये जो फेडरल कोर्ट है ये किसके अंदर आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर आती है। इससे क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि फेडरल कोर्ट को जो स्टैब्लिश किया गया है तो कौन सा एक्ट के अकॉर्डिंग आई है, कौन से एक्ट से निकल के आई है। ये जो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया ना, पहले इंडिया में यही स्टैब्लिश किया गया था 1937 में सेंट्रल लेवल पे। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से निकल के आई थी, ठीक है। अब आ जाओ, जो कि मैं तुमको उस दिन भी पढ़ाई थी कि इंडिया में कैसा है जुडिशरी सिस्टम। इंडिया में जो है ना, इंडिया ने अपना जुडिशरी सिस्टम कहाँ से इंस्पायर होकर लिया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, 3 टायर वाला स्ट्रक्चर है। कैसे, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है और सब ऑर्डिनेट, इस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ है।
सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद फिर तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट, इस तरह से इंडिया में है तुम्हारा। ठीक है, बोला गया क्या कि फेडरल कोर्ट को अब हटा देना चाहिए। बोला गया फेडरल कोर्ट को हटा के सुप्रीम कोर्ट को लाया गया। फेडरल कोर्ट अब नहीं बोलेंगे। फेडरल कोर्ट को स्टैब्लिश किया गया था 1937 में। कौन सा एक्ट से निकल के? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। लेकिन बाद में बोला गया कि नहीं, फेडरल कोर्ट नहीं रहेगा नाम, इसका नाम रहेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट को कब स्टैब्लिश एग्जिस्टेंस पे कब आई? 26 जनवरी 1950। फर्स्ट सेटिंग कब हुआ था? तो 28 जनवरी 1950। सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हैं हम लोग। सुप्रीम कोर्ट पहले तो हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे, कैसे कैसे आई है, हिस्ट्री पढ़ लिए। फिर हम लोग पढ़े कि सुप्रीम कोर्ट का एग्जिस्टेंस कब में आया। तो 26 जनवरी 1950 में इसका एग्जिस्टेंस आया। और ये इसका पहला सीटिंग कब हुआ था? सुप्रीम कोर्ट का फर्स्ट सीटिंग जो है ना, वो 28 जनवरी 1950 में हुआ था। ये सब उतना याद ना भी करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो याद करना वो ये वाला है, ये भी नहीं है, ये अभी खाली समझ लो। ठीक है, जो याद करने देगा मैं बार बार रिपीट करूंगा। सुप्रीम कोर्ट क्या है? हाँ, ये पढ़ सकते हैं, अपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया। अपेक्स कोर्ट का मतलब क्या? सबसे बड़ा। उसका बात को कोई रद्द नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट क्या है भाई? हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन इंडिया। फंडामेंटल राइट का गारंटर है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कौन है गारंटर फंडामेंटल राइट का? कौन गारंटी देता है कि मैं फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करूंगा? सुप्रीम कोर्ट। ये याद रखना, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट को। क्यों भाई? क्योंकि ये देखो ना, ये क्या कर रहा है, ये गार्जियन बन के समझा रहा ना। आर्टिकल 32 के जरिए क्या कर रहा है? ये फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्शन दे रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्शन दे रहा है। तो इस वजह से इसको बोला जाता है कि फंडामेंटल राइट का गारंटर है और कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन है। ये अपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया। अपेक्स अपेक्स कोर्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा कोर्ट। सबसे बड़ा कोर्ट है ना, सबसे बड़ा कोर्ट। यहां से याद करेंगे। आ जाओ, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल पढ़ो। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 147 के, आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147 तक का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में लिखा हुआ है। ये कौन से पार्ट में आती है? तो 5 पार्ट में आती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 24 से आर्टिकल 47 में बोला गया है सुप्रीम कोर्ट का जो भी पावर फंक्शन होगा वो। पार्ट 5 में बोला गया है सुप्रीम कोर्ट कौन से पार्ट के साथ डील करती है? तो पार्ट 5 के साथ। ठीक है, ओरिजिनली सुप्रीम कोर्ट में जज कितने थे? ओरिजिनली ये याद नहीं करने, लेकिन समझ लो, जब सुप्रीम कोर्ट आई थी ना स्टार्टिंग में, तो 8 जज। 8 जज में क्या होता है? एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक चीफ जस्टिस होते हैं और 7 जज। सुना, एक चीफ जस्टिस होते हैं और 7 जज थे। क्वेश्चन पूछेगा नहीं कि ओरिजिनली कितना था, लेकिन हाँ अभी पूछ सकता है कि अभी प्रेजेंट कितने तुम्हारे सुप्रीम कोर्ट में। एक ही कोर्ट है भाई सुप्रीम कोर्ट, पूरा इंडिया का सेंट्रल कोर्ट है। इसमें कितने जज हैं? 34 जज हैं, जिसमें से एक जो है वो सीजीआई है और 33 सुप्रीम कोर्ट के जज है। सीजीआई किसको बोलते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बोलते हैं। अगर तुमसे कोई पूछे कि इंडिया में टोटल जज कितने थे, तुम बोल सकते हो 34। ओके, 34 में से भी तुमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि एक जो है वो सीजीआई है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, और 33 जो है ना वो अदर जज है। अच्छा, ये वाला, ये जो 30 जज कब हुआ सुप्रीम कोर्ट में? 30 जज कब हुआ? तो ये 18 जनवरी 2019 में। ये सब मैं नेट के लिए पढ़ाती हूँ, लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंट है। ये भी मतलब मैं जो है तुम रिपीट करूंगी, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना, क्योंकि ये सब तो दिया हुआ है ना कि तुमको कॉम्पोजिशन वगैरह पढ़ना है। तो 18 जनवरी 2019 में बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट में 34 जज होंगे। 34 में से एक तुम्हारा सीजीआई होंगे और 33 जो होंगे वो जज होंगे। हो गया, कहानी खत्म। आ जाओ, ये तुमको याद करना है। इसके बाद नेक्स्ट वाला पोर्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछने वाला क्वेश्चन है ये वाला। आ जाओ, अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस। देख लो, चीफ जस्टिस के बारे में मैं यहाँ बात कर रही हूँ। द चीफ जस्टिस इज अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट। कौन अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस को? क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, स्टार भी मैं मार सकती हूँ। ठीक है, चीफ जस्टिस को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। लेकिन कंसल्टेशन करना पड़ता है, मशवरा, एडवाइस। किससे करेगा मशवरा और एडवाइस? सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज से। यहाँ देखो, प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा किसको? सीजीआई को। सीजीआई को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। बट कंसल्टेशन करना पड़ेगा भाई, ऐसे आप नहीं कर सकते।
किससे करूं? सुप्रीम कोर्ट के जो अदर जज है ना, सुप्रीम कोर्ट के जो जज है, सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज, एज ही डीम्स नेसेसरी, को जरूरत पड़े तो हाई कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज को भी लेकर आप क्या कर सकते हैं? कंसल्टेशन कर सकते हैं कि देखो भाई, मैं वो पर्सन को चीफ जस्टिस के अपॉइंट कर रहा हूँ कि ये ठीक रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ठीक है। तो वो लोग कंसल्टेशन देंगे, तो मानना ना मानना प्रेसिडेंट के ऊपर है। सिर्फ कंसल्टेशन करते, पूछते, जैसे तुमको भी कोई भी काम करने से पहले किसी से न किसी से पूछने का आदत होगा, उसी तरह प्रेसिडेंट पूछता है सुप्रीम कोर्ट के जज से और हाई कोर्ट के जज से। चलो ये हो गया। अब जो अदर जज है उसको कौन अपॉइंट करता है? अदर जज आर अपॉइंट बाय द प्रेसिडेंट। एग्जाम में अगर तुम्हें क्वेश्चन पूछे कौन किसी अपॉइंटमेंट करता है और तुम कंफ्यूज हो कि मुझे पता नहीं है, अगर प्रेसिडेंट हो तो बस चुपचाप से प्रेसिडेंट मार देना, क्योंकि ज्यादा मोस्टली लोगों को अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करता है। लेकिन ये कंसल्टेशन किससे करेगा? देखो एक चीज तुमको मैं बता रही हूँ, मैं तुमको यहाँ पे एक चार्ट बनाऊंगी तो मे भी तुमको याद हो जाए। देखो सीजीआई है, ठीक है, सीजीआई है, अपॉइंट पॉइंट कर रहा भाई प्रेसिडेंट। कंसल्टेशन किससे ले रहा? कंसल्टेशन दो आदमी से ले रहा, सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज, सिर्फ दो। लेकिन खाली जज, सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंटमेंट किया जा रहा है, सीजीआई को नहीं। जो 33 जज है उसमें से अपॉइंटमेंट करेंगे। कौन अपॉइंट करेगा? अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। कंसल्टेशन किससे करेंगे? 3 पर्सन से। तीन, एक तो तुम्हारा 3 पर्सन कौन कौन है मैं बता दे रही। एक तो तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट का जज, तो सीजीआई, एक तो तुम्हारा सीजीआई होंगे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना, सीजीआई दोनों। बोला कि जब अदर जज को अपॉइंट करेंगे तो कंसल्टेशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के अदर जज से करेंगे और हाई कोर्ट के जज से करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 लोग आ गए, एक तो सीजीआई हो गए, एक तो सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए और एक तो हाई कोर्ट के जज हो गए। इन लोगों से कंसल्टेशन करेंगे प्रेसिडेंट, क्या आप बताएं हम करें या ना करें, ठीक है। कंसल्टेशन का मतलब क्या है? द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस इज ऑब्लिगेटरी इन द केस ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द जज या द चीफ जस्टिस। अगर चीफ जस्टिस कंसल्टेशन देगा तो ये ऑब्लिगेटरी हो जाता है, ठीक है, मानना ही पड़ेगा प्रेसिडेंट को कि हाँ ऐसे अपॉइंटमेंट होते हैं। तो ये सब नहीं पूछेगा, बस ये तुम याद रख लो कि प्रेसिडेंट को अपॉइंट कौन करता है, सॉरी सीजीआई को अपॉइंट किस कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करते हैं। लेकिन कंसल्टेशन सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज से लेते हैं। लेकिन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करना होता है तो कौन अपॉइंट करता है? तो प्रेसिडेंट। कंसल्टेशन या 3 आदमी से लेंगे, सीजीआई यहाँ बढ़ जाता है। ये पोर्शन भी याद करना बहुत जरूरी है। अपॉइंट करेंगे तो प्रेसिडेंट करेगा, कंसल्टेशन करेंगे अगर सीजीआई का तो सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज, जबकि अदर जज सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करेंगे तो तुम्हारा 3 आदमी हो जाएगा, सीजीआई, सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज। लेकिन इनका क्वालिफिकेशन क्या है? सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? एक पर्सन को अपॉइंटमेंट करने के लिए, उसको जज बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट के लिए कुछ क्वालिफिकेशन की जरूरत है। पहला तो उसे हिंदुस्तान की सिटीजन होना जरूरी है, अगर वो इंडियन सिटीजन रहेंगे तभी वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए क्वालिफाई है। दूसरा बोला कि अगर ही हो या सी जो भी, उनको जज होना चाहिए। कहाँ पर? कहाँ पर जज? हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल तक का जज का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर वो हाई कोर्ट में 5 साल तक जज हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं, ठीक है ना। मान लो कि वो हाई कोर्ट में जज ना रहे तो फिर एडवोकेट रहो ना, कोई बात नहीं है, हाई कोर्ट में तुम एडवोकेट रहो, लेकिन ये 10 साल, अगर हाई कोर्ट में तुम 10 साल तक एडवोकेट हो तो तुम सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए क्वालिफाई हो। या डिस्टिंग्विश जूरी, डिस्टिंग्विश जूरीज द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट की नजर में तुम डिस्टिंग्विश जूरीज होनी चाहिए। डिस्टिंग्विश जूरीज का मतलब है कि प्रेसिडेंट की नजर में तुम्हारा जो काम, कोई ऐसा पर्सन जिसको प्रेसिडेंट देख रहा है कि हाँ ये अपने फील्ड में बहुत ही कमाल किया है, एमिनेंट पर्सन है,
या अपने फील्ड में बहुत ही कमाल किया, कुछ ना कुछ किया, जैसे बहुत बड़ा बड़ा फिलोसफर होता है, डॉक्टर होता है, अपना अपना फील्ड में कुछ कुछ डिस्कवर किया हुआ है ना। तो उस तरह के लोग भी प्रेसिडेंट की नजर में, प्रेसिडेंट को नजर में होना चाहिए, प्रेसिडेंट ओपिनियन देखे हाँ ये पर्सन जो है ना ये सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए बिल्कुल ही कैपेबल है, क्योंकि देखो ये इतना इतना कमाल कमाल काम किया है, ठीक है ना। तो प्रेसिडेंट की नजर में डिस्टिंग्विश्ड जूस होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़े, हम लोग है ना एक चार्ट बनाते चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है तुमको, ऊपर का अगर नहीं भी याद करोगे तो चलेगा, लेकिन अपॉइंटमेंट के डेट से पूरा हम लोग याद करते चलेंगे, ठीक है ना। अपॉइंट कौन करता है, बताओ अपॉइंट कौन करता है सीजीआई को, सीजीआई को अपॉइंट कौन करता है, हेलो बोलो आफरी, प्रेसिडेंट करते हैं, ओके। प्रेसिडेंट के साथ मिल कंसल्टेशन किससे करते हैं, कंसल्टेशन जो है ना सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज से करते हैं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंटमेंट करना है, सिर्फ जज को, सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करना है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट ही करेंगे। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और साथ में सीजीआई भी रहेंगे। क्वालिफिकेशन क्या है जज बनने के लिए, इंडिया का सिटीजन होना जरूरी है। दूसरा कि 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हाई कोर्ट में, ठीक है, एज ए जज, एज ए जज। फिर एज ए एडवोकेट 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हाई कोर्ट में। या प्रेसिडेंट के नजर में डिस्टिंग्विश्ड जूरीज होना चाहिए, डिस्टिंग्विश्ड जूरीज। अगर ये चारों क्वालिफिकेशन है, ये 4 क्वालिफिकेशन है आपके अंदर, तो आप सुप्रीम कोर्ट की जज बनने के लिए क्वालिफाई है। अच्छा एक चीज और मैं लिख रही हूँ, देखो यहाँ पर, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट प्रिस्क्राइब मिनिमम एज। कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई मिनिमम एज के बारे में प्रिस्क्राइब नहीं किया गया, ठीक है ना। कोई डेट नहीं बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जज का अपॉइंटमेंट, जिसे ये नहीं बोला गया, जैसे तुम लोकसभा राज्यसभा में पढ़ी होगी तो बोला गया होगा कि 25 साल से कम होना चाहिए, 30 साल से, सॉरी 25 साल एटलीस्ट होना चाहिए, 30 ईयर होना चाहिए, तभी वो इलेक्शन लड़ सकते हैं ऐसा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए ऐसा कुछ नहीं बोला गया है, कोई क्राइटेरिया नहीं बोला गया है कि इतना साल के होंगे तभी आप जज बनेंगे, आप 60 साल के होंगे तभी जज बनेंगे, या आप 40 साल के होंगे तभी जज बोलेंगे, ऐसा कोई मिनिमम एज प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है, ठीक है। ये नहीं बोला गया कि आप इतने साल में ही जज बनेंगे, जैसे लोकसभा राज्यसभा में बोला गया है कि आपको लोकसभा के लिए या राज्यसभा के लिए बोला गया है कि 25 साल होना चाहिए, 30 साल होना चाहिए, है ना, तभी आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला गया, कोई एज, ये एज मतलब ये सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए कोई एज मेंशन नहीं किया गया है। हाँ, रिटायरमेंट का जज टाइम दिया गया है, ये भी याद करना जरूरी है। ये देखो प्रेसिडेंट है मुर्मू, और ये तुम्हारा चंद्रचूड़, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है ना। औथ कौन दिला रहा, प्रेसिडेंट, देख के समझ में आ गया, औथ कौन दिला रहा, ऑथ एंड अफर्मेशन द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट दिलाता है भाई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द जज द मेक द सब्सक्राइब द ऑल द अफर्मेशन बिफोर द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट दिलाते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट दिलाते हैं, हो गया। आ जाओ, सैलरी अलाउंस कौन सेट करता है, पार्लियामेंट। सुप्रीम कोर्ट की कितनी सैलरी होगी, क्या प्रिविलेज मिलेगा, है ना, कितना छुट्टी मिलेगा, क्या पेंशन मिलेगा, ये कौन डिटरमाइन करता है, पार्लियामेंट। अच्छा क्या दे कैन नॉट बी वेरी टू द डिसएडवांटेज आफ्टर द अपॉइंटमेंट। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंटमेंट होने के बाद इनके साथ कोई डिसएडवांटेज नहीं किया जा सकता है, बता रही मैं कैसे, एक्सेप्टिंग ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इमरजेंसी। मान लो कि तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट ही सब चीज इसका तय कर रही है, सैलरी अलाउंस प्रिविलेज, तो तब फिर हाई कोर्ट को क्या करना पड़ेगा, पार्लियामेंट के सामने झुक के रहना पड़ेगा कि बाप रे हो सके मेरी सैलरी कम कर दे, है ना, हो सके नहीं, इनकी जो सैलरी सेट कर दिया गया कि 5 लाख रुपया देंगे फॉर एग्जाम्पल, तो 5 लाख ही मिलेगा, कोई इसको कम बेसी नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जैसे बहुत सारे लोग होता है ना कि अपॉइंटमेंट हो गया, अब उसको पार्लियामेंट का चपलूसी करना पड़ता है, क्यों, कि अगर मैं चपलूसी ना करे तो हो सके कोई बिल उल ला के मेरा सैलरी चेंज कर दे, है ना, कुछ ये कर दे वो कर दे, गवर्नमेंट के सामने झुके नहीं, इसका नहीं, इसका सेट हो गया ना, कितना था, 5 लाख, 5 लाख रहेगा, कोई कम नहीं कर सकता है। हाँ, कब कब हो जब फाइनेंशियल इमरजेंसी, मुल्क में पैसा नहीं है, तब हम इसकी सैलरी को कम कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कर सकते। तो ये इसका सैलरी को कम करने का डिसएडवांटेज नहीं है, ठीक है ना। बाकी तुमको यहाँ पे ये याद करना है कि औथ कौन दिलाता है, तो औथ दिलाता है प्रेसिडेंट। अच्छा, सैलरी अलाउंस कौन सेट करता है, तो पार्लियामेंट सेट करता है कि कितना सैलरी देंगे, कितना क्या करेंगे। हाँ, ये वाला पार्ट भी याद करना जरूरी है। टेन्योर क्या है, बोला कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है टेन्योर के बारे में, लेकिन एक
फिक्स कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए आपका जो एज होगा रिटायरमेंट, बस आप 65 ईयर तक ही जज रह सकते हैं, ठीक है। या मतलब आप जज बन गए तो आपको रिटायरमेंट कब मिलेगा? क्या 3 तरीका है जिसके वजह कर आपको आपको ना 3 तरीका 3 प्रोविजन दिया गया है। एक तो अगर आपका एज 65 ईयर हो गया तो आपको हटना पड़ेगा भाई, हटो, जज से हटो, अब आप सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं रह सकते क्योंकि आपका एज 65 हो गया। एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि सुप्रीम कोर्ट के जज का एज क्या है? 65। ओके, उसके बाद अगर खुद से चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज मुझे छोड़ना है, रिजाइन करना है, तो वो अपना रिजिग्नेशन लेटर किसको देगा? प्रेसिडेंट को। कैन बी रिमूव हिज ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। अब दूसरा तरीका क्या है इसको हटाने का? इसको रिमूव किया जा सकता है, पार्लियामेंट अगर रिकमेंडेशन करेगी प्रेसिडेंट को, उसके बाद इसको रिमूव किया जा सकता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़े कि सुप्रीम कोर्ट का एज क्या है? 65 है, ठीक है। अगर इसको रिजाइन देना है, मान लो इसको काम एज हो गया, मन नहीं कह रहा काम करने का, ये रिजाइन दे सकता है। किसको देगा भाई? प्रेसिडेंट को। तीसरा तरीका इसको रिमूव का क्या है? हटने का तरीका सुप्रीम कोर्ट का, पार्लियामेंट रिकमेंडेशन करेगी प्रेसिडेंट को हटा दो, लेकिन ऐसे नहीं, पूरा पूरा प्रोसेस फॉलो होगा, उसके बाद ही स्पेशल मेजोरिटी फॉलो होगा उसके बाद रिमूवल प्रोसेस। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, तुम्हारा क्वेश्चन में था कि किसका क्वेश्चन में था मुझे नहीं पता, लेकिन था। देखो क्या हुआ कि अगर तुमको हटाना है ना, तो जैसे हम उस दिन पढ़े थे कि क्या पढ़े थे, मैं तुमको पढ़ाई थी को नाम कि हटाना ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के जैसा है, इसको हम लोग ऐसे नॉर्मली नहीं हटा सकते। सुप्रीम कोर्ट के जज को ऐसे नॉर्मली हम लोग नहीं हटा सकते क्योंकि इसको हटाने का प्रोसेस बहुत बड़ा है। देखो कैसे बड़ा है, मान लो के कि लोकसभा, यहाँ पे मैं चार्ट बना रही हूँ, उसके बाद ये यहाँ से मत देखो, आ जाओ, मैं चार्ट बना रही हूँ, उसके बाद समझ में आएगा, चार्ट से तुमको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। जस्ट मिनट रुक जाओ, हाँ चार्ट बनाने का जगह है कहीं? यही बनाती हूँ, आ जाओ, आ जाएगा। देखो मान लो कि लोकसभा को, देखो सुप्रीम कोर्ट को हटाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट को हटाने के लिए कहीं पर भी इम्पीचमेंट प्रोसेस तुम स्टार्ट कर सकती हो, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को हटाने के लिए तुम लोकसभा में भी अपना इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट कर सकती हो, राज्यसभा में भी स्टार्ट कर सकती हो। जो मैं इसका चार्ट बहुत अच्छे से बना रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट को हटाना है, हटाना मतलब क्या? इम्पीचमेंट करना है, तो तुम तो लोकसभा में भी इसको कर सकती है इनिशिएटिव, राज्यसभा में भी कर सकती हो, ठीक है भाई, ये बात तो ठीक है। लोकसभा में अगर तुमको इनिशिएटिव करना है, रिमूवल प्रोसेस स्टार्ट करना है, तो तुमको 100 मेंबर से साइन लेना होगा, लोकसभा के 100 मेंबर से साइन लेना होगा कि मुझे सुप्रीम कोर्ट को हटाना है, तो चलिए भाई आप लोग भी हामी दीजिए। अगर राज्यसभा में स्टार्ट करना है तो राज्यसभा से 50 मेंबर का, तो 50 मेंबर के सिग्नेचर चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा से, अगर राज्यसभा में सुप्रीम कोर्ट का इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट होता है तो कितने मेंबर से साइन लेना पड़ेगा? तो 50 मेंबर से साइन लेना पड़ेगा राज्यसभा से, और लोकसभा से 100 मेंबर से, ठीक है, हो गया, ये बात समझ में आई है। अब हटाने के लिए क्या है? स्पेशल, दोनों हाउस में स्पेशल मेजोरिटी पास करवानी होगी, 2/3 मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है 2/3 मेजोरिटी पास करवानी होगी, ऐसे थोड़ी नॉर्मल हो जाएगा। देखिए आप सोचेंगे कि इसको नॉर्मल हटाए, तो बिल्कुल ऐसे नॉर्मल होगा नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा? मेजोरिटी साबित करना पड़ेगा, मतलब लोग का, ठीक है ना। बीच में द जज इंक्वायरी रेगुलेटेड, हाँ ठीक है, चल प्रेसिडेंट कैन इशू द रिमूवल ओनली आफ्टर द पार्लियामेंट, वहाँ तो आप ऐसे थोड़ी हटा सकते हैं कि इतना बड़ा पोस्ट वाला आदमी है। आपको अपना हाउस के अंदर कौन सा मेजोरिटी पास करवाना पड़ेगा? स्पेशल मेजोरिटी। ये जो स्पेशल मेजोरिटी हो गया ना, ये तो रिजिट हो गया, मतलब तुमको हाउस का 2/3 वोट चाहिए, ये तो तुमने सिग्नेचर लिया, और ये उसको स्पेशल मेजोरिटी 2/3 मेजोरिटी चाहिए, दोनों पर्सन को। अगर लोकसभा को हटाना है तो लोकसभा को अपने यहाँ, राज्यसभा को राज्यसभा में, ठीक है भाई, हो गया। हटा को किस बेसिस पे, किस ग्राउंड, क्या है हटाने का? कोई रीजन बताओ। रीजन कब हट सकता है? जब तुम, जब जब
मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी करे, जब सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मिसबिहेवियर करे या इनकैपेसिटी करे, तभी लोकसभा जो है ना सुप्रीम कोर्ट के लिए इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट कर सकता है, या राज्यसभा सुप्रीम कोर्ट के लिए तुम्हारा इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं कि हमको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ छोड़ी तो नहीं हूँ, नहीं छोड़ी, ठीक है। फर्स्ट नॉट डिस्क्राइब द प्रोविजन रिगार्डिंग द जज, लेकिन एक एक्ट के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि ऐसे ऐसे हटाना है सुप्रीम कोर्ट के जज को। ठीक है, हाँ। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि सुप्रीम कोर्ट को हटाने के लिए कौन सा मेजोरिटी चाहिए, तो स्पेशल मेजोरिटी आंसर। ठीक है, अच्छा, किस ग्राउंड पे हटा सकते हैं? तो अगर सुप्रीम कोर्ट का ग्राउंड साबित हो गया, जैसे उसको इनिशिएटिव करने से पहले बोलना पड़ेगा कि मैं ये इम्पीचमेंट इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मिसबिहेव किया है, मिसबिहेव किया है या इनकैपेसिटी किया है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। क्या यहाँ पे तुम्हारा एक कमेटी भी होती है जो चेक करती है कि हाँ ये मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी है कि नहीं। अगर ये कमेटी ने चेक किया कि हाँ बिल्कुल सही है, मिसबिहेवियर बिल्कुल सही है, तब जाके लोकसभा में जाके 100 मेंबर से साइन लेंगे। राज्यसभा से अगर राज्यसभा में इनिशिएटिव करेंगे तो राज्यसभा का 50 मेंबर से साइन लेंगे। लास्ट में जब अपने हाउस में लोकसभा में अगर इनिशिएटिव हुआ तो लोकसभा में 2/3 मेजोरिटी से पास करवाना होगा रिजोल्यूशन। राज्यसभा में पास हुआ तो राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी से पास हुआ। दोनों में से कोई भी हाउस में पास होती है तब जाके सुप्रीम कोर्ट को हटाया जाएगा। ये पॉसिबल नहीं है, बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है, पहले तुम्हारा कमेटी के पास जाएगा, कमेटी बोलेगी हाँ, उसके बाद ये लोग आएंगे, इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आता है देखो, अगर सुप्रीम कोर्ट को इम्पीचमेंट करना है और लोकसभा में इनिशिएटिव करना है तो कितने मेंबर का सिग्नेचर चाहिए भाई? तो 100 मेंबर। राज्यसभा में करना है तो कितने मेंबर का चाहिए? 50 मेंबर। कौन सा मेजोरिटी चाहिए सुप्रीम कोर्ट को हटाने के लिए? मैं ऊपर ऊपर से तुमको पढ़ा रही हूँ, तो डिप में नहीं जा रही हूँ, ठीक है ना। अगर सुप्रीम कोर्ट को हटाना है तो कौन सा मेजोरिटी चाहिए? मेजोरिटी 3 तरह का होता है, तो हमको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब 2/3 मेजोरिटी चाहिए। हो गया। ग्राउंड क्या है, किस ग्राउंड के बेसिस पे आप हटा सकते हैं? मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी। ठीक है, ये तुम्हारा कंप्लीट हुआ, मतलब इसका रिमूवल प्रोसेस। अच्छा, रिमूवल प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ खूब अच्छा सा। अच्छा, यहाँ पे चार्ट तो बना हुआ रिमूवल प्रोसेस, देखो एक बार मैं यहाँ पे भी समझा देती हूँ। इफ द मान लो किसी को भी इम्पीचमेंट करना है, ठीक है, तुम्हारा स्पीकर चेयरमैन, हाँ मैं क्या बोली, कमेटी होता है। तो लोकसभा को मान लो कि लोकसभा चाहती है कि वो सुप्रीम कोर्ट पे क्या करे, इम्पीचमेंट लगाए। ठीक है, इम्पीचमेंट लगाए, तो लोकसभा क्या करेगी, स्पीकर को जाके पहले बोलेगी सर, देखो लोकसभा है तो स्पीकर को बोलेगी, ठीक है ना, सर मैं चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को हटाने, स्पीकर को आके बोला। अगर लोकसभा कर रही तो स्पीकर बोलेगा रुक जाओ भाई, तुम लोग बोल रहे हैं हटाने के लिए, तो हटाना इतना आसान तो है नहीं, मुझे एक कमेटी बनाना पड़ेगा। जिसमें 3 मेंबर होंगे कमेटी के अंदर। एक तो तुम्हारे होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या डिस्टिंग्विश्ड जूरी। इन 3 पर्सन को इस कमेटी में डाल देंगे। सीजीआई, हाई कोर्ट का सीजीआई, हाई कोर्ट का सीजीआई और डिस्टिंग्विश्ड जूरीज, इन तीनों अब ये लोग चेक करेगी। चेक की, इन्होंने इल्जाम क्या लगाया? इन्होंने इल्जाम लगाया कि जो सुप्रीम कोर्ट है ना, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ क्या किया है, मिसबिहेव किया है। मिसबिहेव, अभी नीचे पढ़ेंगे, मिसबिहेव किया, इनकैपेसिटी किया। ये लोग तीनों चेक किए, बोले हाँ नहीं सचमुच किया गया है, ये लोग बोल दिया हाँ, तब प्रोसेस आगे बढ़ेगा। अब प्रोसेस आगे क्या बढ़ेगा, स्पेशल मेजोरिटी पास होगा। अब प्रोसेस क्या होगा, स्पेशल मेजोरिटी पास होगा। स्पेशल मेजोरिटी पास हो गया, दोनों हाउस में पास हो गया, प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन किया जाएगा, हटा दे, सुप्रीम कोर्ट को हटा दिया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आज तक इंडिया में इम्पीचमेंट नहीं लगा है।
आज तक इंडिया में इम्पीचमेंट नहीं लगा है। मैं इसका एक बार फॉलो चार्ट बनाऊंगी, बिकॉज कि तुमको हो सके कंफ्यूजन भी हो सकता है। रुक जाओ, क्योंकि दोनों मिल गया ना, इस वजह से मैं दोनों को मिला। मैं जब पीडीएफ दूंगी ना तो एक एक पेज रहेगा, दोनों वाला नहीं रहेगा। मैं यहाँ पे तुमको एक बार बहुत अच्छे से, क्योंकि इम्पीचमेंट इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे एक बार बहुत अच्छे से, मतलब एक बिल्कुल कहानी जैसा बता दे रही, तुम्हें इसमें याद रख लेना है। दोनों का स्टोरी सुना रही है, लोकसभा का भी राज्यसभा का भी, ठीक है। उधर देखो, लोकसभा, लोकसभा, ठीक है ना। लोकसभा को लगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, मिसबिहेव किया है ना। उसने क्या किया है, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मिसबिहेव किया है, या इनकैपेसिटी किया है। ये जाएगी लोकसभा में, और लोकसभा में बोलेगी 100 मेंबर को साइन करो, 100 मेंबर को बोलेगी साइन करो, साइन करो, ये इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट करना है। 100 मेंबर ने साइन किया, उसके बाद जब साइन होने के बाद लोकसभा जाएगी स्पीकर के पास। स्पीकर बोलेगी रुक जाओ, मैं एक कमेटी बनाता हूँ। कमेटी में होंगे 3 मेंबर, ये नहीं पूछेगा कितना मेंबर होगा, ठीक है। लेकिन अभी ऐसे याद रख लो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे इम्पीचमेंट चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, है ना। मतलब ये तीनों इमिनिस्ट पर्सन, सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज, ये लोग होंगे, ठीक है। इन्होंने बोला कि नहीं सर, प्रूव हो गया, इन्होंने किया कैपेसिटी। दोनों हाउस, बोथ हाउस में, दोनों हाउस में स्पेशल मेजोरिटी पास करवाना पड़ेगा। क्या भाई, स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या है, स्पेशल मेजोरिटी का मतलब 2/3 मेजोरिटी, पास हो गया। अब रिकमेंडेशन किया जाएगा प्रेसिडेंट को, रिमूव कर दिया जाए। प्रेसिडेंट को रिमूव, प्रेसिडेंट को क्या बोले गया, रिकमेंडेशन किया गया कि रिमूव कर दिया जाए सुप्रीम कोर्ट को। प्रेसिडेंट क्या करेगी, रिमूव कर देगी प्रेसिडेंट को, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट के जज को या सीजीआई को, जिसको भी करना होगा, सुप्रीम कोर्ट के जज या सीजीआई को रिमूव कर देगी। ये हो गया लोकसभा का। राज्यसभा का एक बार देख लेते हैं। राज्यसभा का, राज्यसभा का क्या कहानी है। राज्यसभा को लगा कि मिसबिहेव किया, मैं एम लिख रही हूँ, और इनकैपेसिटी किया, ठीक है। तो ये जाएगी अपना अपना राज्यसभा में, 50 मेंबर से साइन लेगी, 50 मेंबर से, 50 मेंबर से साइन करने के बाद ये कहाँ जाएगी बोलो तो, ये स्पीकर के पास नहीं जाएगी, ये अपने चेयरमैन पे जाएगी। चेयरपर्सन, जो राज्यसभा का चेयरपर्सन है ना, चेयरपर्सन कौन तुम्हारा होता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है राज्यसभा का चेयरपर्सन, है ना। उसके पास जाएगी, बोलेगी सर हमको इम्पीचमेंट स्टार्ट करना है, किसका पे, सुप्रीम कोर्ट पे। ओके, कमेटी बनाएंगे। इन्होंने भी कमेटी बनाया, कमेटी क्या करेगी, चेक करेगी कि इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर सही कि नहीं, चेक हो गया। चलो बोथ हाउस में स्पेशल मेजोरिटी पास कराओ, स्पेशल मतलब 2/3 मेजोरिटी, पास हो गया। प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन करेगा, प्रेसिडेंट क्या करेगी, रिमूव कर देगी, बस यही तरीका है। प्रेसिडेंट क्या करेगी, रिमूव कर देगी इसको, सुप्रीम कोर्ट के जज या सीजीआई को। लेकिन आज तक, अभी तक का कोई भी हटा नहीं है इंडिया में, आज तक सुप्रीम कोर्ट के जज को इम्पीचमेंट नहीं किया गया, बिकॉज वजह ये है, इतना इतना हार्ड प्रोसेस है, तो हटाने के लिए तो बहुत, इतना इजी नहीं है हटाना, ठीक है। इस वजह से अभी तक इम्पीचमेंट प्रोसेस कभी हुआ नहीं इंडिया में, इम्पीचमेंट लगा नहीं है। मे भी फ्यूचर में लग सकता है, ऐसा नहीं पता, लेकिन अभी तक तो नहीं लगा। ये हो गया, ये हो गया, हाँ। और ना तुम ये डरना मत, मैं तुमको पीडीएफ बनाऊंगी ना तो ये सब छाड़ दूंगी जो नहीं पढ़ना है। जैसे ये एक्टिंग वाला, जज वाला नहीं पढ़ना है, ठीक है, मैं इसको हटा रही हूँ। ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। उस दिन मैं इसको पढ़ाई थी, सुप्रीम कोर्ट को कुछ पावर देंगे, इसका नाम क्या है, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन कब दिया जाता है, जब, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन मतलब क्या, जब सेंटर और स्टेट के बीच में लड़ाई हो रही है, या स्टेट और स्टेट के बीच में लड़ाई हो रही है, ठीक है। कौन आएगा लड़ाई सुलझाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की इस पावर का नाम क्या, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। रिट्स ज्यूरिडिक्शन, 5 रिट्स दिया हुआ है, फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन हो रहा, 5 राइट यूज करो, सुप्रीम कोर्ट में जाओ, रिट ज्यूरिडिक्शन। अपलीट ज्यूरिडिक्शन, इसको मैं पढ़ा के बताऊंगी, ठीक है ना।
ऐसे पढ़ा के ना भी बताओ तो ऐसे भी बता सकती हूँ, ऐसा कोई बात नहीं। चलो मैं ऐसे बता दूँ। अपीलेटिव जुरिसडिक्शंस में क्या होता है कि आ जाओ कि तुम्हारा कोई हाई कोर्ट में केस चल रहा है, ठीक है ना, हाई कोर्ट में कोई केस चल रहा था, हाई कोर्ट में कोई केस चल रहा, हेयरिंग चल रहा था, यहाँ पे हो गया, तुमको जाना है तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में तुमको जाना है करवाने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट क्या सुन सकती है, हाई कोर्ट सुन रही थी, लेकिन ये बोली नहीं हमको सुप्रीम कोर्ट में नहीं, हमको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाना है, हाई कोर्ट का मैं जजमेंट को नहीं मानूंगी, ठीक है। हेयरिंग चल रहा मतलब सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया, अब इसके हाई कोर्ट के अगेंस्ट कौन जा सकता है बाबा, हाई कोर्ट से बड़ा कौन है, हाई कोर्ट से बड़ा सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट कौन जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ठीक है ना। तो ये पूरा मत याद करो, यहाँ मैं नेट के लिए इसको पढ़ाती हूँ पूरा कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर वगैरह आएगा, तुम खाली इसको याद करो, जो जो मैं इंपॉर्टेंट उसको मैं यहाँ पे लिख दी हूँ, जैसे यहाँ पे मैं तुमको ये लिख दी हूँ कि ओरिजिनल जुरिसडिक्शन के अंदर ये इंपॉर्टेंट है, क्या आएगा, अगर सेंटर और सेंटर स्टेट के बीच में लड़ाई हो या स्टेट स्टेट के बीच में लड़ाई, तो कौन सुलझाएगा, तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट, तो उसको ओरिजिनल जुरिसडिक्शन बोलेंगे। फिर एक पावर मिली हुई है रिट्स जुरिसडिक्शन, रिट्स में क्या होता है, 5 रिट्स दिया जाता है, ठीक है। अपीलेटिव जुरिसडिक्शन, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर वगैरह आएगा तो ये मत पढ़ो। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या है मैं बता रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट में कोई लैंडमार्क जस्टिस है, जैसे गोलकनाथ केस, मैं अभी बताई ना, गोलकनाथ केस क्या था, लैंडमार्क जस्टिस था, ठीक है ना, तो वो केस चल रहा, तो सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई केस चलता है ना, उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है, रिकॉर्ड कर लिया गया। अब हाई कोर्ट में केस चल रहा, तो हाई कोर्ट इसको रेफरेंस देगी, मतलब इसको क्या करेगी, गोलकनाथ केस का रिकॉर्ड को लेकर यहाँ पे रेफरेंस देगी अपना में कि गोलकनाथ जजमेंट में ये बोला गया था, तो इस वजह से मैं भी ये जजमेंट दे रहा हूँ, ठीक है, तो इसको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बोला गया, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू पावर, अभी हम बताएं, जुडिशियल रिव्यू पावर आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, ओके। एडवाइजरी जुरिडिक्शन, कल में पढ़ाई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एडवाइजरी जुरिडिक्शन, मैं बोली भी थी कि ये वाला पढ़ लेना है, एडवाइजरी जुरिडिक्शन क्या है, ठीक है। एडवाइजरी जुरिडिक्शन के तुम्हारा अंदर आएगा कि अगर देखो, अगर प्रेसिडेंट को एडवाइस चाहिए, प्रेसिडेंट को एडवाइस चाहिए किससे, सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है, अगर प्रेसिडेंट को एडवाइस चाहिए, किससे चाहिए भाई, किससे चाहिए, प्रेसिडेंट से, तो क्या प्रेसिडेंट दे सकती है, बिल्कुल दे सकती है। कौन सा आर्टिकल, मैं तुमको कल पढ़ाई थी, तुमको आर्टिकल याद है, एडवाइजरी जुरिडिक्शन का आर्टिकल क्या है, क्या बोली तुम, मुझे आवाज नहीं आ रहा, आर्टिकल 143 रट लो, आर्टिकल 143, यहाँ पे क्या क्या रटना मैं बता रही हूँ, हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट का पहले पावर याद करो, मैं तुमको शॉर्टकट में पढ़ा रही हूँ, नेट के लिए नहीं करा रही हूँ, इस वजह से खाली यही तक क्लास था, ठीक है, उसके बाद नेट वाला चले, मैं तुमको काट छाट के दूंगी, ठीक है। मैं एक्चुअल में काटी थी, मेरे को समझ में नहीं आएगा मैं क्या क्या काटूं, मैं कब समझूंगी, जब मैं पढ़ाती हूँ ना, तब मुझे समझ में आता है कि क्या क्या काटना है, ठीक है। देखो सुप्रीम कोर्ट का पावर क्या क्या दिया हुआ, सुप्रीम कोर्ट का पावर क्या क्या है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन, रिट जुरिडिक्शन, प्लीट जुरिडिक्शन, छोटा करें, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू दिया गया है, एडवाइजरी जुरिडिक्शन दिया गया। एडवाइजरी जुरिडिक्शन का मतलब क्या है, प्रेसिडेंट, एडवाइस मांग रहा, प्रेसिडेंट एडवाइस मांग रहा, किससे, सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट देगा, कौन सा आर्टिकल के अकॉर्डिंग, 43, 143 रट लो, एग्जाम में बहुत आया, हर एग्जाम में, सीजीएल में आता है, नेट में आता है, सेट में आता है, हर एग्जाम में आता है कि अगर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग रही है कि कौन सा आर्टिकल के अकॉर्डिंग मांगती है, कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग देती है, तो आर्टिकल 143 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट जो है प्रेसिडेंट को एडवाइस देती है, ठीक है। ये हो गया, एकदम रख लो। ओरिजिनल जुरिडिक्शन, क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि अगर स्टेट और सेंटर के बीच में लड़ाई हो रहा है और इस लड़ाई को सुलझाता कौन है, सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट के कौन से पावर का नाम है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन। बाकी रिट जुरिडिक्शन तो मैं पढ़ा दी, आर्टिकल 32, सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 32, 5 तरह का रिट्स मिली हुई है। अपीलेटिव जुरिडिक्शन में तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर वगैरह आ जाएगा कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हो या सिविल मैटर हो या क्रिमिनल मैटर हो या कोई स्पेशल लीवी मैटर हो, यहाँ पे अपीलेटिव जुरिडिक्शन में अगर सुनवाई दोगी, मान लो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर आ रहा, ठीक है, या कोई सिविल मैटर आ रहा या कोई क्रिमिनल मैटर आ रहा और ये इसको सुनवाई कर रही है,
तो इसका नाम क्या है? अपीलेट जुरिडिक्शन। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, इसका लैंडमार्क जजमेंट को क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है ताकि दूसरा कोर्ट उसका रेफरेंस दे सके और कोई इसको मजाक नहीं उड़ाएगा। अगर कोई इसको मजाक उड़ा दिया या कोई बोल दिया कि नहीं हम इस रेफरेंस को नहीं मानेंगे तो इसको सजा मिलेगा। इतना पावर है, सोचो। पावर ऑफ जुडिशरी अभी पढ़ाएं, आर्टिकल 13, 32, 226, 226 नहीं आएगा, सॉरी, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट का। बाकी तो हाई कोर्ट का ये वाला है ही, जो ये 226 हाई कोर्ट का जुडिशियल पावर है ना। हाई कोर्ट को भी जुडिशरी पावर दिया गया, पता है ना। अभी हाँ, जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों को है, लेकिन हाई कोर्ट को कौन सा आर्टिकल के अकॉर्डिंग दिया गया? 226। सुप्रीम कोर्ट को कौन सा पावर दिया गया जुडिशियल रिव्यू का? आर्टिकल 32। ठीक है, बस तुमको यही पढ़ना। बाकी जो और जो है ना, ये सब मैं नेट के लिए पढ़ाती हूँ, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम ये सब पढ़ना नहीं है बस। जैसे मैं यहाँ पे ना क्या करूंगी, जब तुमको पीडीएफ दूंगी ना, रात में दूंगी, ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा मॉडिफाई कर दूंगी। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूंगी इसका आर्टिकल क्या है, ठीक है, इसका लिख दूंगी। बाकी रिट्स का पता है, जुडिशियल रिव्यू का पता है। बाकी तुमको एक बार हम चार्ट बना लेते हैं, ठीक ना, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक बार चार्ट बना लेते हैं हम लोग। मैं तुमसे पूछूंगी तो मुझे बताना सबसे अच्छा। मैं मेन पूछूंगी जो एग्जाम में आता है, ठीक है, तो मुझे बताना। हाँ, तो जगह नहीं रहता ना। हाँ, है। ऐसा लग रहा है और है ही नहीं। यहाँ पे होगा, हाँ यहाँ पे है। चलो आ जाओ, मुझे बताओ। चलो बताओ, एक पॉइंट सुप्रीम कोर्ट के जज और सीजीआई को पॉइंट कौन करता है? कंसल्टेशन वगैरह सब बताओ। प्रेसिडेंट यहाँ पर भी। कंसल्टेशन, कंसल्टेशन तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट के जज यहाँ पर भी रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज यहाँ पर भी रहेंगे, हाई कोर्ट के जज यहाँ पर भी रहेंगे, हाई कोर्ट के जज यहाँ पे भी रहेंगे। खाली यहाँ ऊपर में क्या बढ़ जाएगा तुम्हारा? सीजीआई। ठीक है, समझ में आ गया। औथ कौन दिलाता है? औथ, औथ कौन दिलाता है मुझे बताओ? औथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के जज को औथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही बोली। चलो आ जाओ, अब मुझे बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन, एज क्या है? एज, एज कितना होना चाहिए? 50। क्वालिफिकेशन बताओ क्या क्या होना चाहिए? सिटीजन ऑफ इंडिया, 10 साल का, और पहले 5 साल का, हाँ 5 साल का हाई कोर्ट में जज, 10 साल तक एडवोकेट हाई कोर्ट में, डिस्टिंग्विश्ड जूरीज। ठीक है, ये 4 है क्वालिफिकेशन, हो गया। अगर मुझे इम्पीचमेंट करना है लोकसभा से तो कितना मेंबर का सिग्नेचर चाहिए? अगर मुझे इम्पीचमेंट करना है लोकसभा से तो कितने मेंबर का सिग्नेचर चाहिए? 100। अगर राज्यसभा से चाहिए तो कितना मेंबर? 50, बिल्कुल। अच्छा बताओ, कौन सा मेजोरिटी से हटाया जाता है? स्पेशल मेजोरिटी से या सिंपल मेजोरिटी से? स्पेशल, 2/3 मेजोरिटी से हटाया जाता है, बिल्कुल सही बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताना। ये सब तो चलो, मैं जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बात तो मैं पूछ ही ली। सुप्रीम कोर्ट में जज कितना है? पर्सन कितने जज है? 34, जिसमें से एक है सीजीआई और 33 है जज। ठीक है, और हो गया। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का जो सैलरी अलाउंस वगैरह जो होता है वो कौन डिटरमाइन करता है? सैलरी जो दिया जाता है, तो जो अलाउंस दिया जाता है, ये कौन डिटरमाइन करता है? पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट। ठीक है, अच्छा ठीक है। हाँ, रिजिग्नेशन लेटर किसको दे सकती है? अपना रिजिग्नेशन लेटर
प्रेसिडेंट को। रिजिग्नेशन लेटर किसको देना होगा? तो प्रेसिडेंट को दे सकते हो, ठीक है। हाँ अच्छा, एडवाइजरी जुरिडिक्शन कौन सा आर्टिकल के अंदर आएगा? आर्टिकल 143, ठीक है। अच्छा, सेंटर, स्टेट और स्टेट, सेंटर और स्टेट के बीच में लड़ाई हो रही है, इस लड़ाई को डिस्प्यूट करता है कौन? सुप्रीम कोर्ट। इसका नाम क्या है जब ये लड़ाई को डिस्प्यूट को? ओरिजिनल जुरिडिक्शन। और तो कुछ ऐसा चीज है नहीं जो मैं तुमको याद कराऊं, जो मुझे एक बार देख लेने दो। कौन कौन पावर दी गई है तुम्हें तो बता दी कि रिट्स जुरिडिक्शंस पावर क्या क्या है सुप्रीम कोर्ट का? रिट्स जुरिडिक्शंस, ओरिजिनल जुरिडिक्शंस, एडवाइजरी जुरिडिक्शंस, जुडिशियल रिव्यू है ना, जुडिशियल, हाँ, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, बिल्कुल सही बोली। अपलीट जुरिडिक्शंस में कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर वगैरह आएंगे सब, बस इतना पावर दिया गया। देखो अब तो कुछ ऐसा चीज है नहीं जो मैं तुमको बताऊं, ठीक है। बाकी तो मैं सभी करा दी हूँ, इम्पीचमेंट प्रोसेस वगैरह सब बता दी हूँ, कैसे इम्पीचमेंट स्टार्ट होगा, कैसे तुम्हारा इम्पीचमेंट इम्पोर्टेंट था, फंक्शन भी मैं बता दी काम कैसे करता है। बाकी तो एज नहीं, और तो कुछ नहीं है। अगर फिर भी तुमको कुछ लग रहा है कि हाँ पूछा, आर्टिकल बताओ सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 100, आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147 कौन से पार्ट के अंदर आती है? तो पार्ट 5 के अंदर आती है, ठीक है। समझ में आ गया? 33 जज, 34 जज है, 34 जिसमें से एक सीजीआई है और 33 जज है, ठीक है। बाकी सब हो गया तुम्हारा, ठीक है। अगर रिवीजन करना होगा वीडियो को स्पीड करना और स्पीड करके तुम पढ़ लेना, ठीक है, अगर पीडीएफ से नहीं समझ में आएगा तो, ठीक है। आज क्लास में यहीं तक रहने दे रही हूँ। हाँ कुछ पूछ